चलिए आइए देखिए, आज अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परिणामित्र। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? परिणामित्र। तो आज अपन इसका परिचय पढ़ते हैं। परिचय और फर्स्ट क्लास है अपनी ये। अब सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं कि इसका नाम ट्रांसफॉर्मर क्यों रखा गया है। देखिए, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर अपन कहते हैं ना कि ट्रांसफर स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम उसी आधार पर पड़ा है। देखिए, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये युक्ति है या मशीन है? ये क्या है? युक्ति है। युक्ति किसे कहते हैं? जिसमें कोई सचल पुर्जा नहीं होता है, यानी कोई घूमने वाला पार्ट, उसे क्या कहते हैं? युक्ति। और जिसका घूमने वाला पार्ट होता है जिसमें, उससे क्या कहते हैं हम? मशीन। क्या कहते हैं? मशीन। आ गया समझ में? तो फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ? युक्ति। तो ये कैसी युक्ति है? स्थैतिक युक्ति। तो वह स्थैतिक युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मर यानी परिणामित्र। वह स्थैतिक युक्ति जो वैद्युतिक ऊर्जा को, मैंने ना वोल्टेज लिखा, ना धारा लिखी, ना शक्ति लिखी, ना फ्रिक्वेंसी लिखी, एक ही चीज़ लिख दी। क्या? वैद्युतिक ऊर्जा। क्या है? वैद्युतिक ऊर्जा। अब ये ऐसे तो है नहीं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, या यांत्रिक को विद्युत में, ऐसे चेंज नहीं कर रही है। सिर्फ ये विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या कर रही है? स्थानांतरित कर रही है। तो विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करने के कारण, यानी ट्रांसफर करने के कारण, इसका नाम रखा गया था ट्रांसफॉर्मर। हिंदी में क्या कहते हैं? परिणामित्र। और देसी भाषा में तुम गाँवों में कहते हो क्या? डीपी। डीपी कोई शब्द नहीं है, कोई किताबी शब्द नहीं है, सिर्फ एक गाँवों में बनाया गया एक ऐसा ही शब्द है। चलिए, अब यदि मैं इसकी दूसरी परिभाषा की बात करूं तो मैं इसे कह सकता हूं, वह स्थैतिक युक्ति जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में तथा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मर यानी परिणामित्र। आ गया समझ में? तो हम दोनों परिभाषा से उसको पढ़ सकते हैं। वह स्थैतिक युक्ति जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, वो क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मर यानी परिणामित्र। या फिर हम कह सकते हैं वह स्थैतिक युक्ति जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करती है, उसे क्या कहते हैं हम?
ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए, काफ़ी लड़कों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर ये किसको परिवर्तित कर रही है, किसको नहीं कर रही है। तो यदि हम राशियों की बात करें, वोल्टेज, धारा, शक्ति और आवृत्ति, इनमें से यदि मैं बात करूं तो वोल्टेज को परिवर्तित करती है और वोल्टेज के साथ साथ में परिवर्तित क्या हो जाता है, धारा। अब ये वोल्टेज को कैसे परिवर्तित करती है, यानी निम्न वोल्टेज को उच्च में और उच्च वोल्टेज को निम्न में। वोल्टेज के साथ साथ में धारा परिवर्तित हो जाती है। जब वोल्टेज उच्च होता है तो धारा वहाँ क्या रहती है, निम्न रहती है। जहाँ वोल्टेज उच्च रहता है वहाँ धारा क्या रहेगी, निम्न, और जहाँ वोल्टेज निम्न है वहाँ धारा उच्च। तो बताओ वोल्टेज के साथ साथ धारा परिवर्तित हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो कोई आपका ये ट्रांसफॉर्मर है, इधर से आप उच्च वोल्टेज दे रहे हो और इधर से आप कौन सी वोल्टेज ले रहे हो, निम्न। कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप डाउन। आगे अपन पढ़ेंगे इनको, स्टेप डाउन हो गया। अब यदि हम धारा की बात करें तो यहाँ धारा क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी यहाँ निम्न, और यहाँ धारा क्या हो जाएगी, उच्च। धारा क्या हो जाएगी यहाँ उच्च। बताओ आया या नहीं समझ। तो मेन जो उद्देश्य है वो हमारा मेन उद्देश्य होता है वोल्टेज को परिवर्तित करना, यानी कम ज़्यादा करना। वोल्टेज के साथ साथ में क्या परिवर्तित हो जाता है, धारा। तो हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेज और धारा को परिवर्तित करता है, करता कि नहीं करता है। अब यदि हम शक्ति की बात करें तो ये शक्ति कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूँ, VI शक्ति मैंने आपको और भी पढ़ाई थी, वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, और आगे भी पढ़ेंगे अपन। तो आपको सिर्फ अभी ये समझना है VA। अब VA का मतलब है यदि इसमें वोल्टेज है और धारा है तो उसको परिवर्तित नहीं करती। देखो कैसे परिवर्तित नहीं करती, यहाँ वोल्टेज की यदि बात करूँ मैं, वोल्टेज क्या है इधर उच्च और धारा क्या है निम्न। तो एक चीज़ उच्च है, एक चीज़ निम्न है। इधर क्या है वोल्टेज, वोल्टेज इधर क्या है निम्न, यहाँ वोल्टेज निम्न है तो धारा क्या है उच्च। तो बताओ रेशो 1 हुआ कि नहीं हुआ। इधर तो वोल्टेज उच्च है, इधर धारा उच्च है, इधर धारा निम्न है, इधर वोल्टेज निम्न है। तो बताओ रेशो 1 जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो रेशो 1 जैसा हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी का। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर शक्ति को नहीं बदलता है। सिर्फ वो एक कंडीशन अलग हो जाती है कि लॉसेज के कारण, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पर जो हमें शक्ति मिलनी चाहिए वो लॉसेज के कारण थोड़ी बहुत खपत हो जाती है, उसके कारण हमें थोड़ी बहुत कम मिलती है, लेकिन ये बदलता नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करें प्रैक्टिकली रूप से, यदि हम देखें तो प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में शक्ति का मान क्या रहता है, बराबर। शक्ति ज्ञात करने का समीकरण क्या है, P बराबर V इंटू आई, ये है ना। तो एक में बताओ मेरे को, जैसे मैं कह दूं, मैं यदि प्राइमरी वाइंडिंग की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्राइमरी वाइंडिंग की। जैसे वोल्टेज का मान 25 है और धारा का मान कितना है 5। वोल्टेज क्या है उच्च, धारा क्या हो गई निम्न। तो आंसर क्या आ गया 125 वाट हो गया। यदि मैं सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करूं, सेकेंडरी वाइंडिंग में शक्ति की बात करें तो P बराबर V इंटू आई। तो अब यहाँ वोल्टेज उच्च है तो यहाँ उच्च क्या हो गई, धारा उच्च हो गई, तो वोल्टेज क्या हो गई निम्न। यहाँ वोल्टेज निम्न है, अब कितना आएगा वही 125, हुआ कि नहीं हुआ। यानी यहाँ पर वोल्टेज उच्च है, यहाँ वोल्टेज निम्न है, यहाँ धारा निम्न है, यहाँ वोल्टेज उच्च है। तो रेशो तो एक जैसा ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब शक्ति का मान दोनों में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये शक्ति को परिवर्तित नहीं करती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लॉसेज के कारण जो हम आउटपुट में जो लेते हैं वो शक्ति हमें थोड़ी सी कम मिलती है। यदि हम आवृत्ति की बात करें तो ये आवृत्ति में भी परिवर्तन नहीं करता है। यदि जैसे कोई 440 kV टू 11 kV कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, तो उच्च वोल्टेज है इधर। अब यदि इधर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इधर भी कितनी रहेगी, 50 हर्ट्ज ही रहेगी, चाहे वोल्टेज इधर कितने भी है, ठीक है। तो याद रखना है आपको
कौन कौन सी राशियों को परिवर्तित करता है? वोल्टेज और धारा को। परिवर्तित किस किस को नहीं करता है? शक्ति और आवृत्ति को। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ट्रांसफॉर्मर कौन सी सप्लाई पर काम करता है? एसी सप्लाई पर। कौन सी सप्लाई पर काम करता है? एसी पर। और कार्य किस पर नहीं करता है? डीसी पर नहीं करता है। डीसी पर कार्य नहीं करता है। अब क्वेश्चन आता है कि सब एसी पे क्यों करता है, डीसी पर क्यों नहीं करता है? देखो, एसी में होता है इंडक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टेंस, प्रेरण। और डीसी में इंडक्टेंस नहीं होता है। इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? किसी एसी परिपथ में या फिर किसी एसी परिपथ में धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या है? देखो, इंडक्टेंस एसी परिपथ में धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण। समझा? एसी परिपथ में धारा के मान में होने वाला परिवर्तन, धारा का मान का परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ध्यान रखना, ये धारा का विरोध नहीं है, धारा के मान का। अब धारा का मान लगातार चेंज होता कि नहीं होता है? तो उसका विरोध करने का जो गुण है वो क्या है? इंडक्टेंस। वो क्या है? इंडक्टेंस है। अब बताओ, डीसी में धारा के मान में परिवर्तन होता है क्या? डीसी में डीसी तो सीधी चलती है ना। तब जब धारा में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वहाँ धारा के परिवर्तन का विरोध कौन करेगा? तो डीसी में इंडक्टेंस नहीं होता। तो इंडक्टेंस नहीं होता तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी नहीं होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है एक्सएल। एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। अब देखो, यदि फ्रीक्वेंसी का मान 0 है, डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? 0 होता कि नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है डीसी में। अब इनका मान कितना भी हो, यदि हम संख्या का गुना 0 से करेंगे तो मान क्या आ जाएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि एक्सएल का मान क्या आ जाएगा? कब? जब डीसी सप्लाई होगी। आगे कि नहीं आया? क्योंकि डीसी परिपथ में फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है? 0। तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा? 0। तो हम जानते हैं आई बराबर होता है बी बटा एक्सएल। आगे पढ़ेंगे अपन। आई बराबर होता है बी बटा एक्सएल। जब ये आई का मान 0 है, अब इसका संबंध कैसा है बताओ? विलोमानुपाती है। तो ये जब 0 है तो ये कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? संबंध विलोमानुपाती है, यानी जब ये कम होगी तो ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये 0 हो गई तो ये कितनी हो जाएगी? जब धारा अनंत मान की हो जाएगी तो उसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो डीसी की वाइंडिंग जल जाएगी। यदि हम एसी के स्थान पर डीसी सप्लाई प्रवाहित कर दें तो डीसी में इंडक्टेंस नहीं होने के कारण वो वाइंडिंग में अत्यधिक मान की धारा प्रवाहित होगी, जिसके कारण वाइंडिंग जल जाएगी। आ गया समझ में? तो बताओ, ट्रांसफार्मर कौन सी धारा पर काम करता है? एसी पर। क्वेश्चन आता है, एक ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि डीसी में इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता है। इंडक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होने पर ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वाइंडिंग जल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी वाइंडिंग जल जाएगी? तो याद रखना, जिसमें हम सप्लाई देंगे। तो बताओ, सप्लाई हम कौन से को दे रहे हैं? प्राइमरी को। तो याद रखना कौन सी वाइंडिंग जलेगी? बताओ, आया या नहीं आया समझ में? अब देखिए इधर, अब यदि मैं इंडक्टेंस की बात करूं तो इंडक्टेंस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। पहला होता है सह प्रेरण, इंडक्टेंस को हिंदी में प्रेरण कहते हैं। और दूसरा होता है स्वप्रेरण। सह प्रेरण और स्वप्रेरण। सह प्रेरण को दूसरा नाम यदि हम और नाम से यदि पुकारें तो इसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण। अगला नाम है इसका
म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्य नाम यदि हम बात करें पारस्परिक प्रेरण। पारस्परिक प्रेरण कितने नाम हो गए इसके? सह प्रेरण के कितने नाम हैं? 3 और अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस या पारस्परिक प्रेरण। ठीक है, तो ये तीनों ही नाम किसके हैं? एक है। और यदि हम स्व प्रेरण की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। बताओ आया है नहीं आया समझ में? इंडक्टेंस कितने प्रकार का होता है? 2, सह प्रेरण और स्व प्रेरण। सह प्रेरण को अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस और पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं, और स्व प्रेरण को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि सह प्रेरण क्या होता है, सह प्रेरण क्या होता है? देखिए सह प्रेरण क्या है? किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती, किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध यदि दूसरी कुंडली द्वारा किया जाए, दूसरी कुंडली द्वारा किया जाए, उसे क्या कहते हैं? सह प्रेरण, अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस या पारस्परिक प्रेरण। क्या है इसकी परिभाषा? किसी कुंडली में यानी आपके पास में ये 2 कुंडली हैं, किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो धारा के मान में होने वाले परिवर्तन, धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध यदि दूसरी कुंडली द्वारा किया जाए तो वो क्या कहलाता है? सह प्रेरण। आया समझ में? अब यदि स्व प्रेरण की बात करूं, स्व प्रेरण क्या है? सेम यही परिभाषा बन जाएगी, यही परिभाषा है, थोड़ा सा अंतर है। किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध, अब यहाँ से आगे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, परिवर्तन का विरोध यदि उसी कुंडली द्वारा किया जाए, उसी कुंडली द्वारा किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? स्व प्रेरण। समझना दोबारा से, किसी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध यदि उसी कुंडली द्वारा किया जाए तो वो है स्व प्रेरण, और यदि दूसरी कुंडली द्वारा किया जाए तो वो क्या है? सह प्रेरण। आया समझ में? अब जैसे ट्रांसफार्मर में 2 या 2 से अधिक वाइंडिंग होती है, जैसे ट्रांसफार्मर में 2 या 2 से अधिक वाइंडिंग होती हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? सह प्रेरण, अन्योन प्रेरण बोल दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल दो या पारस्परिक प्रेरण बोल दो। तो जैसे ट्रांसफार्मर में 2 या 2 से अधिक वाइंडिंग होती है वो सह प्रेरण, अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जिस ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्व प्रेरण के सिद्धांत यानी सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत। अब बताओ, सभी ट्रांसफार्मर में 2 या 2 से अधिक वाइंडिंग होती है, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर को छोड़ दिया जाए, कौन से को? ऑटो ट्रांसफार्मर को। ऑटो ट्रांसफार्मर को यदि हम छोड़ दें तो ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है, इसलिए हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस। और बाकी के ट्रांसफार्मर सह प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब वो केवल एक ही ट्रांसफार्मर है इसलिए उसको अलग हटा दिया गया है। अब यदि हम बात करें कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है तो हम कह देते हैं सह प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बताओ आया समझ में? यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है तो आपको आंसर लिखना है सह प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर?
यदि केवल क्वेश्चन आ गया कि एक वाइंडिंग वाला या फिर डायरेक्ट उसने नाम लिख के दे दिया ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो फिर आपको आंसर क्या देना है, स्वयं प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। बताओ आया या नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? चलिए मिटा दो इसको थोड़ा सा। अब देखिए, अब जो ये काम करता है यानी जो इसमें ईएमएफ जो पैदा होता है वो कैसे पैदा होता है। मैंने आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ाया था, याद है आपको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या था? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार गति कराई जाए क्या उसकी गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो, छेदन हो, तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। जो पैदा होने वाला ईएमएफ है उसको हम प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, और उसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, प्रेरित ईएमएफ दो प्रकार से पैदा होता है, एक को हम बोलते हैं गतिजन्य ईएमएफ और एक को हम बोलते हैं स्थितिजन्य ईएमएफ। गतिजन्य ईएमएफ क्या है? किसी गति के कारण, या फिर चालक की गति हो या फ्लक्स की गति हो, दोनों में से किसी एक की गति हो और एक स्थिर हो, तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा, वो कौन सा है? गतिजन्य ईएमएफ। और चालक की स्थिति के कारण पैदा होने वाला ईएमएफ कौन सा है? स्थितिजन्य ईएमएफ। तो ये ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ पैदा होता है वो कौन सा होता है? स्थितिजन्य ईएमएफ। आया समझ में? स्थितिजन्य ईएमएफ क्या है अब यहाँ समझते हैं। कभी आप ट्रांसफार्मर में देखना, ये कोर होती है और कोर के ऊपर वाइंडिंग लिपटी होती है। कोर के ऊपर क्या लिपटी होती है? वाइंडिंग। और याद रखना दोनों वाइंडिंग जो हैं, दोनों जो वाइंडिंग है वो ऊपर नीचे होती है। जैसे ये वाइंडिंग हो गई, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। जैसे मान के चलो ये कौन सी वाइंडिंग हो गई? प्राइमरी। अब इसी के ऊपर आपने कौन सी वाइंडिंग कर दी? सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर दी आपने? सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर दी? सेकेंडरी वाइंडिंग। एक प्राइमरी हो गई और एक कौन सी हो गई? सेकेंडरी। अब जिसको हम सप्लाई स्रोत से जोड़ते हैं वो कौन सी वाइंडिंग होती है? प्राइमरी। और जिसको हम लोड से जोड़ते हैं वो कौन सी होती है? सेकेंडरी। अब इधर से आपने उसको सप्लाई दी, सप्लाई दी, सप्लाई में अपन कौन सी धारा देंगे? एसी। जैसे आपने प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दी, अब याद रखना इसमें दोनों वाइंडिंग है, पहले प्राइमरी वाइंडिंग कर दी, उसके ऊपर आपने कोर लपे वो, उसके ऊपर आपने अचालक लगा दिया और फिर उसके ऊपर सेकेंडरी लगा दी, या फिर सेकेंडरी लगा सकते हैं, वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान के चलो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई है और उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है, या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग नीचे है और ऊपर कौन सी है? प्राइमरी। ऊपर आप प्राइमरी मान लो, इसमें ऊपर कौन सी है? प्राइमरी, और नीचे कौन सी है? सेकेंडरी। समझना थोड़ा सा, इसमें अपन ने धारा कौन सी दे दी? एसी। जैसे आप इसमें एसी धारा प्रवाहित करोगे, एसी धारा का स्वभाव कैसा होता है? प्रत्यावर्ती स्वभाव। होता कि नहीं होता है? यानी उसका मान लगातार कम ज़्यादा होता कि नहीं होता है? अब इसमें यदि चुंबक जो फ्लक्स बनेगा वो भी कैसा बनेगा? प्रत्यावर्ती स्वभाव का। कैसा बनेगा? तो हम कह सकते हैं इसका जो फ्लक्स बनेगा वो कम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब हो गया कि फ्लक्स गति कर रहा है कहीं ना कहीं, फ्लक्स में गति है कि नहीं है? और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर है और फ्लक्स गति कर रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो चालक हैं वो फ्लक्स का क्या करेंगे? छेदन करेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग के जो चालक हैं वो फ्लक्स का क्या करेंगे? छेदन करेंगे, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा? ईएमएफ पैदा हो जाएगा। आया समझ में? दोबारा से देखो, प्राइमरी वाइंडिंग को अपन ने सप्लाई दे दी, जैसे मैंने इसको सप्लाई दे दी 11,000, कितनी हज़ार दे दी? 11,000 वोल्टेज दे दिए, 11,000 वोल्टेज दे दिए। प्रत्यावर्ती धारा है जिसके कारण इसमें जो फ्लक्स बनेगा वो भी कैसा बनेगा? प्रत्यावर्ती स्वभाव का, यानी उसका मान लगातार कम ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसमें गति हो गई कि नहीं होगी? अरे गति हुई कि नहीं हुई है? कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, गति हो गई ना। और इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इसके साथ लगी हुई है। सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर है
स्थिर है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर है, फ्लक्स प्राइमरी का गति कर रहा है तो फ्लक्स का क्या हो जाएगा, छेदन हो जाएगा। क्या होगा, छेदन। और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस तरीके से इसमें ईएमएफ पैदा होता है। अब यदि हम बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो ऑप्शन आपका आ गया यदि वैद्युतिक रूप से, वैद्युतिक रूप से, यांत्रिक रूप से, चुंबकीय रूप से और वैद्युतिक चुंबकीय रूप से। बताओ क्या है, तो आंसर लगाना, चुंबकीय रूप से आंसर नहीं होगा, क्या आंसर होगा, वैद्युतिक चुंबकीय रूप से। आपस में इसके तार जुड़े हुए हैं क्या, तार नहीं जुड़ रहे हैं, सिर्फ वैद्युतिक चुंबकीय रूप से आपस में जुड़ी होती है और उसके कारण ये, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से ये आपस में जुड़ी हुई होती है। अब यदि हम बात करें दोनों वाइंडिंगों में प्रतिरोध कितना होता है, दोनों वाइंडिंगों के मध्य, तो दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो जहाँ एयर है तो वहाँ प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों वाइंडिंगों के मध्य प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। बताओ ट्रांसफार्मर का परिचय समझ आया या नहीं आया, आया समझ, चलिए।